प्रणाम मित्रों। 21 मार्च 2023 ओशो के पूना आश्रम में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी छाप अभी भी लोगों के कम से कम ओशो जगत के मन मस्तिष्क पर पड़ी हुई है। जी हाँ, हालांकि ये जो कुछ भी 21 मार्च को हुआ वह सब ओशो प्रेमियों का एक समागम था। और वो चाहते थे कि 21 तारीख को जिस दिन ओशो का संबोधि दिवस होता है वह आश्रम में जाके मौन पूर्वक वहाँ बैठें और अपने गुरु की समाधि की ऊर्जा की मौजूदगी में अपने उस दिन को व्यतीत करें। पूरा का पूरा ये जो प्रकरण था, चैप्टर था, अध्याय था, उसको एकदम बदल दिया गया। या यूं कहे जो वीडियोस, जो ऑडियोज, जो तस्वीरें सामने आई या जो आर्टिकल सामने आए उसने कुछ ऐसी नकारात्मक छवि प्रस्तुत की कि अधिकतर लोग अभी ये भी यही सोचते हैं कि ये कोई सन्यासी लोग नहीं थे, ये आंदोलनकारी लोग थे, ये किसी प्रोटेस्ट के लिए आए थे, जबकि हम इसे प्रोटेस्ट नहीं कहते, ये एक रिक्वेस्ट थी। तो इसे एक प्रोटेस्ट बना दिया गया, इसे एक आंदोलन बना दिया गया, जबकि सिर्फ ये एक प्रेमियों का, साधकों का, एक अपने गुरु से मिलने का, उनकी समाधि पे जाने का एक शांतिपूर्वक प्रयास था। तो पहले तो मैं बताऊं कि इस पूरे चैप्टर के, इस प्रकरण के कई सारी छवियां निकलकर सामने आई हैं। तीन तरीके से लोगों ने इसको देखा है। एक वो लोग जो इस पूरे प्रकरण को समझते हैं, यानी जो लोग कम्यून के बाहर थे, जो ओशो लेगेसी के लिए भी काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, वो लोग जो मानते हैं और जिनके पास प्रूफ भी है कि ओशो कम्यून, ओशो आश्रम जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, और फिर वो उनकी दर्शन देशना के साथ हो, उनकी वस्तुओं के साथ हो या फिर उनकी धरोहर के साथ हो, वो कुछ गलत कर रहा है। तो एक वो लोग हैं जो सारी चीज़ें जानते हैं, इसलिए जो भी इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, वो उन लोगों के साथ हैं, उन साधकों के साथ हैं जो वहां पर उस दिन पहुंचे थे, जिसे कुछ लोगों ने दंगाई नाम दे दिया, आंदोलन नाम दे दिया, जो कि ऐसा नहीं था, मैंने पहले भी कहा। तो ये वो लोग हैं जो जानते हैं, समझते हैं। एक वो लोग हैं जिनको पूना वाले, यानी पूना के आश्रम के अंदर जो लोग रहते हैं, जो ट्रस्टी हैं, जो उसके मैनेजमेंट लोग वाले जो लोग हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके साथ हैं। उनको लगता है पूना का मैनेजमेंट जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन इन दो ग्रुप, वैसे हम ग्रुप में लोगों को बांटते नहीं, लेकिन एक भाषा में आपको समझाना पड़ रहा है क्योंकि हम वही भाषा समझते हैं। तो एक वो लोग जो पूना की लेगेसी को बचाना चाहते हैं और एक वो लोग जो आश्रम के अंदर है, ट्रस्टी और मैनेजमेंट देख रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक तीसरा समूह भी है जिसको हम कह सकते हैं जो न 3 में है न 13 में है। वो कहता है अपनी बड़ी खड़ी भाषा में कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये राजनीति खेली जा रही है, चाहे वो अंदर वाले लोग हों, ट्रस्टी वाले, या बाहर बचाने वाले हों। हम इसके पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम तो ओशो की चेतना से जुड़े हैं, हम डायरेक्ट ओशो की चेतना से इन्वॉल्व हैं। उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोज पर्याप्त है, तो हम ओशो को उस नजर से देखते हैं। इसीलिए 3 वर्ग के लोग बट गए हैं। तो जो इस टाइप के लोग हैं वो तो इसमें आए ही नहीं, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग इस पूरे मुद्दे को, मसले को नहीं जानते, उन्हें कुछ भी नहीं पता और ओशो से बड़ी श्रद्धा से जुड़े हैं, और पूना से वो इसलिए गहराई से जुड़े हैं क्योंकि पूना आश्रम ओशो का एक तरीके से देह रहा है। वहां पर बैठकर, वहां पर ओशो ने सारे काम किए, सारी ध्यान विधियां वहां से निकली, पूरा का पूरा जो भी हम कहते हैं ओशो सदैव उसमें रहे हैं, तो वहां पर आज भी उसकी ऊर्जा है। तो जो लोग इस ढंग से जुड़े हैं वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कुछ भी दंगा फसाद हो, कुछ भी ऊंच नीच हो, तो इसलिए उन्होंने इसको एक नकारात्मक दृष्टि से देखा। तो मेरे पास सब तरीके के सवाल हैं, आज ये वीडियो में आप सुनेंगे, जानेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मैं इस पर बात करूंगा और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मेरी कोशिश रहेगी मैं शॉर्ट में उस हर सवाल का जवाब दूं जो उठ रहे हैं और जिससे आज मीडिया में बातें हो रही हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं। तो जैसे ही तस्वीरें सामने आई हैं मीडिया में या सोशल मीडिया में, तो ये सवाल तो लाजमी होता है, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये तो आप लोग तो संबोधि दिवस मनाने गए थे ओशो का, तो वहां पे दंगे कैसे हो गए, ये हाथों में पोस्टर क्यों और ये हाहाकार क्यों। तो कुछ का कहना है वहां पर जब सब कुछ शांतिपूर्ण था या आप लोग दंगाई नहीं थे तो इतनी पुलिस क्यों आई। मैं हर बात का जवाब दूंगा आपको। ये भीड़, उन्होंने इसको भीड़ नाम दे दिया, तो वो कहते हैं ये भीड़ धक्का मुक्की क्यों।
तो किसी के लिए वो एक लड़का युवक जो वहां पे था जिसकी पिटाई हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया आश्रम के अंदर, तो कोई कह रहे हैं पिटाई किसकी हो रही है, क्यों हो रही है, ये क्या हो रहा है, तो वो भी सवाल का आपको जवाब मिलेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं यदि कम्यून ने ऐसा किया तो क्यों किया। तो कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ओशो का जगत तो इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं, लाखों मिलियंस लोग हैं, तो ये कुछ लोग ही क्यों पहुंचे, बाकी लोग आपका साथ देने क्यों नहीं आए। जब आप लोग वाकई सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जानते हैं कि कम्यून में इतना गलत हो रहा है, तो इतने सारे लोग आपके साथ क्यों नहीं आए। तो बहुतों की सवाल है कि इस समागम में ओशो जगत के बहुत सारे लोग खुद ही ऐसे हैं जो निंदा कर रहे हैं, तो वो आप ही के लोग निंदा क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दूंगा ताकि आपको मिले। और कुछ लोग तो इतने बेवकूफी सवाल, जैसे मैंने कहा कि जो इस समागम से या इस मुद्दे से जुड़ा कुछ नहीं जानते, ऐसे भी सवाल आए हैं कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। वो पूना वाले लोग जैसे भी सही, लेकिन ओशो कम्यून के अंदर इतनी हाहाकार मच गई, पुलिस आ गई, वो भी गंदा हुआ। तो कोई कहता है ये जो संचालक ये क्या ध्यान कराएंगे, ये तो खुद ही भटके हुए हैं, ओशो की देशना को नहीं समझे। कोई कहता है कि ये ओशो को धर्म बनाना चाहते हैं इसलिए लड़ रहे हैं, ये ओशो को समझ नहीं पा रहे, ओशो की देशना को समझ नहीं पा रहे। तो किसी ने कहा कि पूना वाले सही हैं, वो एक व्यवस्था को मेंटेन किए हुए हैं, हम बाहर वाले लोगों ने उस व्यवस्था को खराब किया। तो न जाने कितने सारे सवाल। तो ये अब आप कहेंगे कि देखिए इतने सारे नकारात्मक सवाल, कि नकारात्मक सवाल, जिज्ञासाएं, समस्याएं उन्हीं लोगों की है जो इस मुद्दे को जरा भी नहीं जानते समझते। और ये वीडियो उन्हीं के लिए, मैं सच बताऊं उनकी भी कोई गलती नहीं। जिनके भी ऐसे प्रश्न आए हैं वो कहीं ना कहीं भावुकता के तौर पर ओशो के साथ जुड़े हैं, कम्यून के साथ जुड़े हैं, और उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं है ये पूरा जो भी समागम हुआ और आपकी भाषा में कहूं आंदोलन, सो कॉल्ड, जो कि आंदोलन नहीं था, वो क्यों हुआ। ये अब की बात नहीं है, मेरी बात 2002 से, फिर वो स्वामी चैतन्य कीर्ति जी हो, मां नीलम जो कि अब शरीर में नहीं है, धर्म ज्योति माँ या आनंद अरुण, ये जो भी ओशो के समय के सन्यासी हैं और वो सब इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, कॉपीराइट को लेके, डेथ को लेके, ओशो चेयर को लेके, उन सब से मेरी समय दर समय बात हुई है और आप जानते भी हैं। तो ये सारे मुद्दों को सामने लाना बहुत जरूरी है। तो जिनकी भी ऐसी गलत धारणाएं हैं, भ्रांतियां जो मैंने अभी सुनाई, जो मेरे को मैसेज के थ्रू आई, व्हाट्सएप पर आई या यूट्यूब पर आई, उसका उत्तर देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सोच न सिर्फ कुछ ओशो सन्यासियों की है, कि बहुत सारे उस जगत की भी है जो ओशो जगत से नहीं जुड़े। क्योंकि जब आप ओशो एक फेमस नाम है आध्यात्मिक जगत में और बहुत आदरणीय नाम है, तो जब लोग देखते हैं कि वहां पे ऐसे दंगे हो गए, हुए हो नहीं हुए हो, लेकिन ऐसा पोर्ट्रेट किया गया, तो बाहर के जगत के लोगों में भी ये चीज है कि क्या हो गया, क्यों हो गया। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। हालांकि अब हम पहले वो बात करेंगे उस मुद्दों पर कि वो कौन कौन से मुद्दे थे जिसके कारण ये चीजें हुई जो आप लोग नहीं जानते। हालांकि उसकी डिटेल में बहुत प्यारी वीडियो सबूत के साथ ओशो की कोट और वीडियो के साथ बनाई गई है, जिसे हमें ओशो के केरला मित्रों ने बनाई है, लेकिन हम उसे यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। पर्सनली हमने बहुत लाखों में शेयर करी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मुद्दों की जिससे एक आम आदमी और ओशो जगत का भी बहुत बड़ा जो सर्कल है वो नहीं जानता, वो भी उस बात से अनजान है। तो पहले हम उन बारे में बात करते हैं। मैं शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि एटलीस्ट लोगों को पता चल सके कि जो सारे लोग इकट्ठा हुए थे 21 मार्च को, वो क्यों हुए थे। तो जैसा मैं लोगों को बताऊं कि ओशो अपने जीते जी 21 लोगों का सर्कल बना के गए थे, ओशो पूरे कम्यून के लिए, उसकी देखरेख के लिए, उसको आगे चलाने के लिए। तो आज के जो ट्रस्टी हैं, जो मैनेजमेंट है ओशो कम्यून का, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया, उस 21 सर्कल को नष्ट कर दिया। उसके बाद ओशो के आश्रम में ओशो की तस्वीरें, मैगजीन और बुक्स पे जो भी तस्वीरें थी प्रतिबंधित कर दी। आप सोचिए कि ओशो जो कि खुद अपना फोटोशूट भी कराते थे और बहुत चुनकर मैगजीन पर, किताब पर अपनी तस्वीर रखते थे, ओशो की तस्वीर अपने आप में लोगों को खींचती थी, ध्यान में ले जाती थी। कितने लोग तो ओशो की आंखें और तस्वीर देख के रूपांतरित होते थे। ये बात ओशो
ओशो भी जानते थे और लोग भी। तो उस तस्वीर का यूज होता रहा, फिर वो चाहे कम्यून के अंदर हो, ओशो की किताबों पर हो, या फिर ओशो की मैगजीन पर हो। तो आज उस ओशो के आश्रम में वो तस्वीरें बैन कर दी गई हैं, तस्वीरें है ही नहीं। आप खुद सोचिए कितनी अजीब बात है, जिसका आश्रम है वहां पर उसकी तस्वीर ना हो, तो क्या ये गलत नहीं है? फिर पॉइंट आता है कि ओशो की चेयर गायब है। जी हाँ, ओशो जिस चेयर पे बैठते थे, एक पोडियम था, वो पोडियम भी तोड़ दिया गया, जबकि ओशो के सामने और ओशो के जाने के कई वर्षों बाद तक वो रहा। उस पोडियम को इन्होंने क्यों तोड़ा? एक और उसके ओशो के जाने के बाद ओशो की चेयर, ये व्हाइट रोब में आदरपूर्ण रोज यही लोग जो आज मना करते हैं, जो हटा चुके हैं, वो लेकर आते थे और आदरपूर्ण रखते थे। लेकिन अब उन्होंने वो ओशो की चेयर भी वहां से, जो बड़ी सम्मानपूर्ण थी, उसको भी हटा दिया। उसके साथ साथ ओशो आश्रम के अंदर कई सारे समारोह ऐसे थे जिनको मनाया जाता था, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, फिर वो ओशो का जन्मदिन हो, ओशो का महापरिनिर्वाण दिवस हो, ओशो के पिताजी का महापरिनिर्वाण दिवस हो, ओशो का संबोधि दिवस हो, वो सारे बकायदा ओशो के मृत्यु के बाद भी लगातार कई वर्षों तक मनाए जा रहे थे। अब उन्होंने वो सब कुछ भी बंद कर दिया। ओशो के समय में और ओशो के बाद भी, और स्वयं ओशो की आज्ञा के बाद भी, वहां पे नव संन्यास जो ओशो ने छेड़ा था, शुरू किया था, वो दिया जाता था। संन्यास दीक्षा दी जाती थी, माला दी जाती थी। इन्होंने आज वो माला बंद कर दी, इन्होंने वो संन्यास दीक्षा बंद कर दी। और तो और जिनके पास वो माला थी, अब वो कहते हैं कि माला पहन के आश्रम में नहीं आया जा सकता। हालांकि आपको ताज्जुब होगा, जिस तरह एक सरदार के लिए उसकी पगड़ी इंपॉर्टेंट है, मुसलमान के लिए उसकी टोपी इंपॉर्टेंट है, या किसी औरत के लिए उसका मंगलसूत्र इंपॉर्टेंट है, या किसी के लिए उसकी कोई लवर के लिए उसके चेन में, हार्ट का लॉकेट में उसके प्रेमी का सब अलाउ है। आप सोच के देखिए, आप सब कुछ पहन के जा सकते हैं। मतलब आप क्रॉस के निशान वाली माला पहन सकते हैं, तस्बीह अपनी रोजमेरी पहन सकते हैं, सरदार अपनी कटार या पगड़ी के साथ जा सकता है। और ओशो के आश्रम में जो इंसान ओशो की माला है, मतलब जो सब कुछ है, जो गुरु है, उसी की फोटो, उसी की माला अलाउ नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि जब सब कुछ अलाउ है, तो ओशो की ही चीज क्यों अलाउ नहीं है? फिर वो माला ही क्यों नहीं? कम से कम ऊपर तो वो अलाउ ही नहीं करते। इतना ही नहीं, ओशो के समय में इसका नाम ओशो कम्यून, ओशो आश्रम था। इन्होंने इसको रिसोर्ट कर दिया। रिसोर्ट क्यों कर दिया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आप ताज्जुब करेंगे, वो सारी गतिविधियां वहां से हट गई और वो रिसोर्ट की शक्ल में आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, 19 जनवरी के बाद, जब ओशो के निजी चिकित्सक अमृतो ने खुद कहा था, घोषणा की थी कि ओशो ने कहा है कि उनकी समाधि यही चोंगसू हॉल में बनेगी, और निर्देश भी दिए थे कि कैसे क्या क्या होगा। और उस पे एक शब्द अंकित किए थे जो सभी ओशो प्रेमी जानते हैं, नेवर बॉर्न नेवर डाई, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट बिटवीन दिस टू दिस पीरियड। तो वो भी ओशो के जाने के 20 साल बाद, यहाँ के मैनेजमेंट निर्देश के बाद वो सब हटा दिया गया है। और आज उस समाधि पे वो चीज भी अंकित नहीं है, और ना ही ओशो की तस्वीर उस समाधि पर जो थी वो भी नहीं है। सच बात तो ये है, ये इस ओशो समाधि को ओशो समाधि भी नहीं कहते, ये कहते हैं ओशो समाधि कभी यहाँ पर थी नहीं, ये ओशो चोंगसू ऑडिटोरियम है। तो जड़ से खारिज करते हैं। इतना ही नहीं, जो पत्थर जिसपे लिखा था नेवर बॉर्न नेवर डाई, वो पत्थर नहीं है, इन्होंने अपने हिसाब से कांच के ऊपर कुछ उसको लिखवा दिया है, वो ओरिजिनल नहीं है जो ओशो के समय में था। और तो और जो समाधि के ऊपर ओशो की फोटो थी, वो भी वहां आज नहीं है, उसके बदले इन्होंने कोई एक ओशो की पत्थर की मूर्ति से रख दी है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। इतना ही नहीं, पहले जो ओशो की समाधि थी, उसके अंदर सिर्फ मौन के बैठने की इजाजत थी। लोग आते थे, मौन में बैठते थे और 45 मिनट तक उस ऊर्जा को पीते थे। लेकिन अब वहां पे शोर शराबा या रेचन जैसी अन्य विधियां भी हो रही हैं, जो कि उस माहौल को खराब करती हैं और उस निर्देश को भी खराब करती हैं जो ओशो देकर गए थे। इतना ही नहीं, बाद में 2012 में इन्होंने, ट्रस्टियों ने, यहाँ पर ओशो की जो समाधि के साथ साथ अन्य 5 समाधियां भी थी, जिसमें ओशो के पिताजी की थी, उनके माता जी की थी, स्वामी आनंद मैत्री की थी और माँ सीता की थी। उनको भी इन्होंने ऐसे बदतर हालत में रखा है कि जैसे वो वहां पे कोई कचरा पड़ा है, उसकी भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसका भी वहां पे कुछ वो नहीं है, और उसको दिखाने भी नहीं देते लोगों को। साथ ही साथ
इन्होंने ओशो का जो एक बाशो एरिया था, जो स्विमिंग पूल एरिया था, उसको इन्होंने दबे पांव या यूं कहे बिना बताए उसको बेच दिया और उसकी कीमत लगा ली। इसके साथ साथ ओशो की जो भी पुरानी पुस्तकें थी, अपनी पुस्तकें थी जिसमें ओशो के पेंटिंग्स थे, हस्ताक्षर थे, जो से ओशो ने खुद पढ़ के रखा था, वो भी वहां से हटा दी गई हैं। ये सभी जैसे मैंने नाम लिया, जो भी वरिष्ठ सन्यासी हैं, वो जो जुड़े हैं ओशो कम्यून से पहले और जो खुद उसका हिस्सा रहे, जैसे मैंने बताया, चाहे चैतन्य कीर्ति जी, धर्म ज्योति माँ, आनंद अरुण, ये सब बताते रहे, वो सब पुस्तकें अब वहां पर नहीं है, वो पेंटिंग्स वहां नहीं है, पुस्तकों से वो कागज हटा दिया गया है। अब वो यहाँ से निकाल के मैनेजमेंट के लोगों ने वो सब यहाँ से हटवा दी हैं। साथ ही ओशो की जो सैकड़ों टोपियां थी, उनके गाउन थे, उनकी चप्पलें थी, मौजें थी, जो बहुमूल्य वस्तु थी, वो भी सब वहां से लापता है। माना कि ओशो किसी शरीर का नाम नहीं, चेतना का नाम है, क्योंकि एक तर्क कुछ लोग ये भी देंगे, ठीक है ये बात सच है, लेकिन आदर के रूप में, जैसे हम किसी की भी आज चीज देखते हैं कि प्रेम स्वरूप, जैसे अगर आपको एक नॉर्मल प्रेमी होता है, पति पत्नी होते हैं, आप उसकी चीज को संभालते हैं, उसके मरने के बाद, इसलिए नहीं कि आप उसको सब कुछ समझते हैं, लेकिन जुड़ाव होता है। तो उन चीजों को हम ये नहीं कह रहे कि किसी को उसकी पूजा करनी थी या हमको कोई उसका कुछ झंडा गाड़ना था, लेकिन यदि वो चीजें थी तो हटा के इनको क्या मिला, ये सारी चीजें धीरे धीरे इन्होंने यहां से हटा दी। अगर कल को हम कोई कुछ देखना भी चाहे, आज भी हम किसी राजा महाराजा की बात करते हैं या किसी पुरातन किले में जाते हैं, कि छोटी छोटी चीजें मौजूद होती है ताकि हम देख सके किस ढंग से क्या होता था। लेकिन ओशो की घड़ियां, जो अपने आप में एक कला की नमूने थी, उदाहरण थी, मिसाल थी, उनकी चप्पलें, उनकी रोब, ओशो की बारीक बारीक चीज जो देखने लायक थी, जो ऊर्जा से परिपूर्ण थी, मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हमें कोई धर्म बनाना था या कोई माथा टेकना था, लेकिन वो भी इन्होंने चोरी छिपे दबे पांव वहां से सब क्यों हटा दी, कैसे हटा दी, जबकि ऐसा कोई निर्देश ओशो ने नहीं दिया था। उसके बाद ओशो के मैनेजमेंट के लोगों ने एक जाली वसीयत बनाई। हालांकि ओशो ने कितनी बार कहा कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा कोई वसीयत नहीं है, फिर भी इन्होंने ओशो के 23 साल जाने के बाद इन्होंने एक अचानक से 2013 में यूरोपीय अदालत में ट्रेडमार्क को लेते हुए कि ओशो नाम जो है उनका ट्रेडमार्क है, इन्होंने एक जाली वसीयत भी प्रस्तुत की। ये अच्छी बात हुई कि तमाम तरीके की रिसर्च के बाद, खोज के बाद और उसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ये सामने आ गया और वो लोग केस हार गए कि वो सिग्नेचर गलत थे, यानी ओशो ने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई। और फिर अब धीरे धीरे उन्हें उसी कॉपीराइट के चलते ओशो की तस्वीर हो, चाहे उनकी किताबें हो, सब पे एक कॉपीराइट बना लिया है। इतना ही नहीं कि आज कोई भी ओशो लवर, फिर सन्यासी हो या फॉलोवर हो, लवर हो, वो ओशो की वीडियो, ऑडियो या कुछ भी शेयर करता है, कुछ भी बोलता है, तो उसके चैनल को बंद कर दिया जाता है, उसको थ्रेटनिंग आती है, उसे लीगल नोटिस आता है। तो इन्हें तो खुश होना चाहिए कि इनके गुरु का काम बढ़ रहा है, वो फैल रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा करते हैं। ये उसको लीगल नोटिस पहुंचा देते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए ये उन्हें टॉर्चर करते हैं, फिर वो पेज भी ब्लॉक हो जाता है। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में कई सारे ओशो के सेंटर्स खुले थे, खुले हैं, खुलते रहे हैं, इन्होंने उनको भी बंद कराया। तो कई सारे केंद्र विश्व में सैकड़ों से ज्यादा सेंटर्स को थ्रेटनिंग आई और उनको इन्होंने बंद करा दिया। इसके साथ साथ OIF जो फाउंडेशन है, ओशो कम्यून में जो भी अर्निंग हो रही है, क्योंकि आज भी लोग बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, उसका कोई भी हिसाब किताब किसी को देने को तैयार नहीं है। ये लोग सामने बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। लाखों अरबों का रुपया ये बाहर अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो ये ओशो की देशना के साथ, ओशो की संपत्ति के साथ, ओशो की धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे ओशो सन्यासी जो कि इस बार एकत्रित हुए, लंबे अरसे से 2002, 2006, 2008, 2012, 2016 से अलग अलग चीजों को लेके इस चीजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसे हम सेव ओशो लेगेसी कहते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो जिसे आप भीड़ कह रहे हैं, जिसे हम समागम कहते हैं, वो लोग क्यों एकत्रित हुए। तो इन पॉइंट से ये तो क्लियर हो गया कि ये सब लोग
इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मुझे लगता है आपको इस वीडियो से ये भी क्लियर हो गया होगा, जो लोग नहीं जानते थे, कि इतनी सारी बातें यहां पर हुई। और तो और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग कहते हैं कि ओशो कोई गुरु नहीं थे, कोई सदगुरु नहीं थे, एक नॉर्मल फिलोसफर थे, लेक्चरर थे, और ओशो एक एम्प्लॉय थे। ये भी आप ध्यान रखिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने आप को ओशो को सन्यासी, भक्त या लवर कहते हैं, कि ओआईएफ वाले लोग कहते हैं कि ओशो कोई गुरु, सदगुरु या मास्टर नहीं थे, स्पिरिचुअल मास्टर नहीं थे, वो एक फिलोसफर थे, एक स्पीकर थे, और ओशो ओआईएफ के एम्प्लॉयर थे। तो जो भी कमाई होती थी, इसलिए हम उनको सैलरी बेस थे। तो ये सारी बातें जब आपको पता चलेगी कि आप नहीं चाहेंगे कि गलत हो रहा है ओशो की देशना, दर्शन और धरोहर के साथ। तो ये सारे मुद्दे थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे। अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि अगर ऐसा है तो वो क्यों कर रहे हैं, इसमें उनका क्या फायदा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा ओआईएफ वाले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके ये सवाल भी उठते हैं कि अगर ये सच है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि मैं आपको बताऊं कि वो ओआईएफ वाले जितने भी लोग हैं, वो ओशो को क्यों गुरु बना के प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, क्यों बनाना नहीं चाहते गुरु। वो इस आश्रम को धीरे धीरे बेचना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम ये कहें कि ये ओशो एक गुरु हैं, तो गुरु होने के नाते वो उनकी समाधि पर कुछ पैसा नहीं कमा सकते, या यूं कहे आश्रम में इतने हाईली चार्जेस नहीं रख सकते। ये बात सही है कि कुछ उसके रख रखाव के लिए कुछ चार्जेस रखे जा सकते हैं जो कि नॉमिनल हो, लेकिन इतने ज्यादा चार्जेस रखना जो कि 1000 रुपए सिर्फ दर्शन के, बाकी खाने पीने के, रोब के नहीं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो पूरी उनकी कोशिश है कि ओशो को हम गुरु रूप में ना बनाएं। तो ये जो भी चीजें हो रही है, ओशो चेयर को लेके, ओशो समाधि को लेके, ओशो नाम को लेके, और ओशो जो नाम है वो किसी गुरु का नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, ओशो नाम जो हम सोचते हैं आचार्य रजनीश चंद्र मोहन का नहीं, OSHO ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, ओशो OS स्पिरिचुअल हेल्थ एच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पेपरों में उन्होंने ये रजिस्टर कराई है। ये सारी चालाकियों को आप लोग नहीं जानते। तो ओशो, जैसे मैंने कहा कि वो ओशो स्पिरिचुअल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, कोई स्पिरिचुअल गुरु की बात नहीं हो गई। इतना ही नहीं, वो ओशो के प्रवचनों में से, वीडियो में से जहां जहां भगवान वर्ड है उसको भी हटा रहे हैं। जहां पर भी जैसे ओशो लास्ट में कहते हैं ओके मनीषा, और मनीषा कहती है यस भगवान, तो उस भगवान की जगह पे भी ओशो कर दिया गया है। जहां पर ओशो एक प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी ने पूछा भगवान दिस क्वेश्चन, तो उधर भी भगवान वर्ड हटा दिया गया है। तो जहां ओशो ने खुद कहा था, लाखों बार कहा था कि मेरा बोला हुआ वाक्य एक भी चेंज नहीं होगा, यदि उन्होंने एक ही वाक्य को 3 बार कहा है तो तीनों बार छपेगा, और जो छपता भी रहा। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी एडिटिंग कर दी, उन्होंने उस सारी ऑडियो वीडियो में से भगवान शब्द हटा दिया। तो आप खुद सोचिए क्यों, क्योंकि वो ओशो को इस ढंग से नहीं रखना चाहते, क्योंकि यदि ओशो गुरु बन के रहेंगे तो इस जगह पे आप पैसा नहीं कमा सकते और धीरे धीरे आप नहीं बेच सकते। यही कारण है कि वो इंडियंस को इतना अलाउ भी नहीं करते। सब कुछ वहां पे बदल गया है, ना तो पूरे ओशो आश्रम में तस्वीर है ओशो की, ना ओशो के कोट हैं। आप सोच के देखिए कौन सा गुरु ऐसा नहीं है, या आप अपने घर में देखिए कि आपके घर में अपनी फोटो नहीं होती। भाई जब घर आपका है तो ओशो के आश्रम में यदि कोई अजनबी पहुंच जाए तो ढूंढते ही रहेगा। पुराने मित्र तो उस ऊर्जा को पिए हुए हैं इसलिए समझते हैं, लेकिन अगर कोई अजनबी पहुंच जाए तो उसे एक रिसोर्ट समझेगा। झरना बह रहा है, बड़े बड़े अच्छे इमारतें हैं, खाने की इतनी सुविधा है, कहां से लगता है कि वो ओशो का आश्रम है। तो ओशो का आश्रम में ओशो की तस्वीर, उनके कोट्स, उनके इतनी अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, वो नहीं है। तो ये सारी चीजें इसलिए हटाई गई हैं क्योंकि ओशो को हम किसी धार्मिक गुरु के रूप में ना रख पाए। और जैसे ही ओशो धार्मिक गुरु नहीं कहलाते तो एक आम आदमी हो जाते हैं, और एक आम आदमी होते ही आप कोई भी रूल चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय कानून व परंपरागत मूल्यों के अनुसार ऐसी कोई भी जगह बेची नहीं जा सकती जो या जहां पर किसी गुरु की समाधि मौजूद हो। तो ये भी वो लोग जानते हैं कि परंपरा अनुसार और कानूनी अनुसार जहां पे किसी गुरु की समाधि मौजूद है वो सिर्फ खरीदी बेची नहीं जा सकती। तो ये कोई भी चीज खरीदी बेची ना जा सके, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो अब उम्मीद है आपको वो सारे पॉइंट्स भी पता चल गए होंगे कि क्यों इन्होंने ऐसा किया और क्यों कर रहे हैं, और साथ में कौन कौन से कारण थे वो भी पता चल गए होंगे।
अब एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे मित्र इन सब के उत्तर देंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं, इस सब का उत्तर ओशो के कम्यून वालों ने दिया है, फिर वो समाधि को लेकर हो, चेयर के रूप में हो, माला के रूप में हो, इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए, ओशो के साथ क्या था कि लोग ओशो को अधूरा परोसते हैं। जैसे आपको बहुत सारी वीडियो कम्यून वाले या कटिंग्स ऐसे ओशो की दिखाएंगे जिसमें ओशो कह रहे हैं कि तुम माला छोड़ दो, मेरी समाधि के आगे तुम झुकोगे तो मैं तुम धन बना दोगे, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने ओशो के उसी कोट को, उसी वीडियो को दर्शाया जिसमें वो ऐसी बात कह रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके जो भी सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, भ्रांतियां, उस सब की वीडियो के लिंक में नीचे दे रहा हूं, जिसे ओशो के केरला लवर्स ने बनाया है और ओशो की कटिंग्स वीडियो ऑडियो के साथ प्रूव्ड है, जो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो भी कुछ ओशो कम्यून के लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, आधी अधूरी तस्वीर है और आप जब अगर उसको देखेंगे तो आपको वाकई ठीक लगेगी कि माला क्यों बंद कर दी, ये चीज क्यों बंद कर दी, ऐसा क्यों कर दिया। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे अध्याय को समझें। वो एक आधी तस्वीर दिखा रहे हैं और ओशो के साथ क्या है कि ओशो ने दोनों बातें रखी हैं, चाहे वो माला पहनने को लेकर हो, माला उतारने को लेकर हो, कि मेरे को धर्म मत बनाओ इसको लेकर हो, या फिर उनकी चीजों के प्रति उनको परंपरा मत बनाओ उसको लेकर हो। लेकिन ओशो ने किस सूरत में कहा, कब कहा, क्यों कहा, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये बात उन्हीं के लिए जो लोग अभी भी सोचते हैं कि कम्यून वालों ने ठीक किया और जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने गलत किया। तो मैं ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बाहर वाले लोग गलत नहीं थे। इन सारे टॉपिक को जब आप जान रहे हैं, सारी जो चालाकियां वो कर रहे हैं ओशो के नाम पे, तो आपको खुद नहीं लग रहा कि सब चीज गलत है। और देखिए कि ओशो एक गुरु नहीं है, एक एम्प्लॉय है। इससे बड़ी बात पागलपन क्या होगी कि ओशो एक एम्प्लॉय है जिसको उसका वेतन मिलता था। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, सारे प्रकरण को समझिए और जांचिए। अब मैं आपको बताता हूं 21 मार्च को क्या हुआ, 22 मार्च को क्या हुआ और उन सारे सवालों के जवाब जो आपने मुझसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछे हैं। अब आते हैं प्रश्नों पर। क्या हुआ, क्यों हुआ, इतने लोगों ने पूछा, उसका उत्तर तो एकदम स्पष्ट हो गया, क्या हुआ, क्यों हुआ। अब एक सवाल, लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि आप संबोधि दिवस पर मौन के लिए गए या एक समागम था, तो ये रिक्वेस्ट थी, प्रोटेस्ट नहीं। अगर ये प्रोटेस्ट था तो वहां पर इतनी पुलिस क्यों? तो मैं आपको बता दूं, जब भी कहीं 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं या एक तादाद से इकट्ठे होते हैं तो आपको पुलिस की परमिशन लेनी होती है। तो क्योंकि बहुत सारे मित्र एक साथ कम्यून में जाना चाहते थे, इस गुरु की समाधि के पास ध्यान मौन करना चाहते थे और हम इस बात के लिए भी रेडी थे कि यदि कुछ बात होती है तो हम विनम्र रहेंगे, तो इसीलिए हमको इजाजत लेनी पड़ती है। जो पुलिस थी वो इसीलिए थी। तो यदि जो आप पुलिस को देख के सोच रहे हैं कि पुलिस तभी आती है कि कोई दंगा होता है या कोई दंगाई आते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इस बात का उत्तर आपको मिल गया होगा। दूसरा ये कि 21 तारीख को जब हजारों की तादाद में लोग थे, तब आप खुद सोचें कि कोई दंगा, कोई गाली गलौज, कोई मारपीट नहीं हुआ, जिसकी वीडियो ऑडियो मैंने अपनी लास्ट अपनी वीडियो पे भी डाली है, आप दोबारा उसको देख लीजिएगा। तो इससे ये पता चलता है उस दिन पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि पुलिस खड़ी भी थी तो 21 तारीख को सब कुछ क्यों हो गया, वो चालाकी क्यों थी, वो भी मैंने आपको क्लियर किया था, वो वीडियो में देखे। उन्होंने भीड़ देखी, भीड़ मैं फिर कह रहा हूँ, भीड़ उनकी भाषा में, क्योंकि भीड़ कहना पड़ रहा है। उन्होंने देखा इतने सारे साधक आए हैं, वो कुछ नहीं बुरा माने, बड़े प्यार से एकदम पॉजिटिवली सब कुछ मान गए। तो आप लोग, जो लोग ये सोच रहे कि हम लोगों ने वहां दंगा कर दिया, ओशो कम्यून को कुलषित कर दिया, लाठी चार्ज हो गया, शांति भंग हो गई, तो आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे जहां 3-4 हजार लोग थे तब कुछ नहीं हुआ, जब 400-500 लोग रह गए, कुछ लोग रह गए, उसमें दंगा हो गया। जबकि दंगा तो हमें उस दिन करना चाहिए था अगर आपकी माने, भीड़ ज्यादा थी। लेकिन इससे पता चलता है पुलिस भी थी, नहीं थी, तो जो पिक्चर परोसी गई है वो अधूरी पिक्चर है। हाँ, वो दंगा क्या हुआ मैं उस पर अभी आता हूं, लेकिन अभी आपको ये बता रहा हूं कि जिस दिन 21 तारीख को हमने प्रण लिया था कि हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे और शांतिपूर्वक ही गए, समाधि में गए, वो सारी फुटेज मैंने लास्ट वीडियो में डाली है। कोई दंगा, कोई हाहाकार, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो जो लोग ज्यादा ही सिंपैथी दिखा रहे हैं कि ओशो के पोडियम के बाहर ये सब कुछ हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये जवाब उनके लिए था कि पुलिस क्यों आई, क्या हुआ। फिर आता है वो
पिटाई वगैरह का सीन। हाँ, जो एक युवक बाहर विदेश से आया था, वरुण नाम का, वो भी अंदर आना चाहता था, ओशो का प्रेमी था, बहुत गहन प्रेम में था, उसे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, फ्लाइटें बदल बदल कर, क्योंकि जब उसने देखा कि संबोधि दिवस पे ओशो के बहुत सारे साधक पहुंच रहे हैं, तो वो भी बेचारा प्रेम पूर्वक इसमें आया, बहुत एजुकेटेड, कुछ खराबी उसमें नहीं थी, जो कि उसके पिक्चर भी गलत पोर्ट्रेट कर दी गई। वो भी लगा रहा कि मैं भी अंदर जाऊंगा, लेकिन क्योंकि वो रोब में नहीं था, इस वजह से उसको अंदर नहीं किया गया। लेकिन मैं यहाँ पे फिर वही चीज क्लियर कर दूं, इन शॉर्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में डाली, क्योंकि 21 तारीख को हमारे उस समागम को, मौन निवेदन को ये भंग नहीं कर पाए ओआईएफ वाले, और कोई चर्चा नहीं बनी, तो उन्होंने उस लड़के को हत्थे लेके इतना पीटा कि वो सीन क्रिएट हो गया, और जनता में, समाज में, सोशल मीडिया में हो गई कि दंगे करने वाले दंगाई थे। और देखो, और बाकी लोगों को कहने का मौका मिल गया कि ओआईएफ वाले कैसे भी सही, लेकिन ये अच्छी बात नहीं हुई कि ओशो ने जहां प्रवचन दिए वहां पे लाठीचार्ज हो गया। आप एक बात बताएं, उस लड़की का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। जैसे एक आम साधक आता है, आम एक विदेशी आता है, वो कितनी उम्मीद के साथ आया था। बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि क्यों पूना के लोगों ने, कम्यून वालों ने उस दिन कुछ नहीं किया, और अगले दिन ये सब शो करके वो क्या हासिल करना चाहते थे। और जबकि ना उसके पास कोई बंदूक थी, ना गोला बारूद थे। उसका आप पूरा रिसर्च करिए, वो एक वेल क्वालिफाइड लड़का है, उसमें उसकी भाषा इतनी सभ्य कुछ भी नहीं। लेकिन इन्होंने इस समागम को उपद्रव का नाम देना था, आंदोलन का नाम देना था, इस चर्चा का विषय बनाना था, उसको इन्होंने घसीट के सारा केस कर दिया। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो करिए तफ्तीश। मैं आप लोगों को कहता हूं, जो इल्जाम उठा रहे हैं हम लोगों पर, कि आप लोग ढूंढिए उस लड़के में क्या खराबी है। कोई खराबी नहीं है, बल्कि इतने टॉर्चर सहने के बाद, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया, क्यों दिया गया, किस बिहाफ पे दिया, कोई इल्जाम सबूत सामने नहीं आया, और आज वो लड़का बाहर आ गया। मेंटल स्टेट भी उसकी इतनी अच्छी है, मैं कहता हूं, वो बिना ध्यान करे, इतना गहरा ध्यान नहीं है कि उसने एक छींटा कशी कम्यून पे नहीं करी। आपको पूरी खबर बटोरनी चाहिए, समझनी चाहिए वो लोग जो आज लांछन लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हमारी जिद है, हम ओशो को एक धर्म बनाना चाहते हैं, या इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं ओशो परिवर्तन प्रिय थे, वो चाहते थे चीजें बदलती रहे। ठीक है, हम भी मानते हैं कि ओशो परिवर्तन प्रिय थे, परिवर्तन के पक्ष में थे, लेकिन वो परिवर्तन अच्छे के लिए होना चाहिए, उत्थान के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, ना कि ना गर्त में जाने के लिए। आप देखिए कि जो भी परिवर्तन ओशो कम्यून में हो रहे हैं परिवर्तन के नाम पे, उनमें फायदा किसका हुआ है, कितना हुआ है, और अगर फायदा हुआ है या नुकसान हो रहा है तो कृपया वो हमें बताएं। वो ना तो सामने आना चाहते, ना बैठ के बात करना चाहते, ना ही कोई लीगल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते। तो ये बात लोगों की गलत है कि हम ओशो की परिवर्तनों को नहीं मानना चाह रहे, या परिवर्तन के पक्ष में नहीं, हम परंपरावादी हैं और धर्म बनाना चाहते हैं। हमें भी मालूम है कि ओशो कहते थे और चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे कि उनके बाद कोई धर्म बने। तो कहां से धर्म आप लोगों को लग रहा है? क्या हम हवन की मांग कर रहे हैं? क्या हम वहां पे कोई क्रियाकांड कर रहे हैं? क्या हम ओशो की माला पे फूल चढ़ा रहे हैं? ये हमारी कोई मांग है ही नहीं। तो धर्म वाला सवाल ही नहीं उठता। एक ट्रांसपेरेंसी की बात है, आश्रम की व्यवस्था की बात है। हम चाहते हैं ओशो के आश्रम में और भी ज्यादा लोग आए। हमें खुद तुलना करनी चाहिए पहले के वनस्पति, चाहे वो ढांचे के रूप में हो, उसके विस्तार के रूप में हो, फुटफॉल के रूप में हो, क्या वो ज्यादा हुआ है, कम हुआ है? और आप पाएंगे सब कुछ कम ही हो रहा है। कम हो रहा है तभी तो कह रहे लॉस में जा रहा है, बिक रहा है। तो इस बारे में बात करें, हमको बताएं। इतना बड़ा जगत बाहर बैठा हुआ है, वो जो बहुत कुछ कर सकता है, हम सहयोग कर सकते हैं। हम क्यों वहां पे एम्प्लॉय रखें? पैसे में क्यों हम वो सेवाएं ले देकर, पैसे में क्यों सेवाएं लें? जब खुद के सन्यासी फ्री में काम करने को तैयार है, अपना सेवा देने को तैयार है, तो इतना लाखों पैसा वहां क्यों दिया जाए? तो हमारी सारी जो भी समागम था वो उसमें ये सब शामिल है। हम कोई धर्म नहीं बनाना चाह रहे ओशो को। इस बात को आप लोग समझें, और यदि आप इस बात को समझेंगे तो आपको यकीन मानिए क्लियर होगा कि हम ओशो को कोई रूढ़िवादी परंपरा में या आम गुरुओं की शैली में लाके खड़ा नहीं करना चाह रहे। ऐसी हमारी कोई मांग, कोई इच्छा, कोई मंशा भी नहीं है। हम बस एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, और उस आश्रम को पहले के वनस्पति परिवर्तन के नाम पे और फलता फूलता और समृद्ध देखना चाहते हैं। बात बस इतनी सी है। अब एक सवाल और उठता है, बहुत सारे मित्रों का कहना है, पूछना है कि इन सब से हमें क्या फायदा हुआ? ये सब कुछ जो 21-22 मार्च को हुआ, उससे हमें क्या लाभ हुआ, या इन साधकों को क्या लाभ हुआ जो भीड़ लेकर
जिसे भीड़ कहते हैं, लेकर गए थे। तो मैं आपको बता दूं, हमें बहुत फायदा हुआ। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ओशो जगत में और ओशो के बाहर के जगत में लोगों को इस बात का पता चला कि असली मुद्दा क्या था। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं कि बात क्या है, मसला क्या है, क्या क्या हो रहा है। तो इस वजह से चाहे आप कोई भी नाम दे कि हम उपद्रवी हैं या दंगाई हैं, अभी आप जो भी नाम दे, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। लेकिन उनको धीरे धीरे पता चल रहा है कि हम क्यों इकट्ठे हुए थे, हमारी मंशा क्या थी, हमारी नीयत क्या थी, हम क्यों एक साथ समागम में इकट्ठे हुए हैं। तो एक तो सबको पता चला और इससे सकारात्मक परिणाम ये हुआ। दूसरा ये हुआ, वो पुलिस जो अब तक कम लोगों को देख के हमें भगा देती थी, टरका देती थी, चाहे रीजन जो भी रहा हो, उस पुलिस तक ने स्वीकारा कि हाँ, हमारे साथ गलती हो रही है। क्योंकि पहली बार पुलिस ने खुद कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हो। कम्यून वालों ने ही कह रखा था कि दंगाई लोग हैं, ये आश्रम को हड़पना चाहते हैं, तो कोई चाहता है कुछ और, चाहता है कि कुछ चाहता है। हमारी इमेज कुछ और दे रखी थी। लेकिन जब हमने पुलिस से बात करी और इतनी बार आग्रह किया कि इन ट्रस्टियों को बोले कि हमारे साथ बैठ के सामने कुछ बात करें, हम तो बात करने को तैयार है। लेकिन पुलिस ने खुद देखा, कितनी कोशिश कर ली, वो लोग हमारे साथ बैठ के बात करने को तैयार ही नहीं है। और जब पता चला कि ये सारे मुद्दे हैं, तो पुलिस खुद हैरान थी कि ये सब तो हमें पता ही नहीं था। उन्होंने हमको एक अलग ही इमेज दी थी, आप लोग की नकारात्मक इमेज। तो ये बात भी हमें फायदा हुआ कि एटलीस्ट अब पता चला। तीसरा कि जैसे कम्यून वाले खुद देख पा रहे हैं, उनको लगता था कि ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, 10-15 लोग ठहरते हैं, हर बार आते हैं चले जाएंगे। लेकिन अब हमने एक रास्ता बना दिया है, कहते हैं छेद हो गया, छोटा सा ही सही, लेकिन रास्ता बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये तीनों चीजें बहुत सकारात्मक हुई। वो ये इसे जो भी कह लीजिए, डर कह लीजिए, शर्म कह लीजिए, मुझे नहीं मालूम। इससे क्या बड़ी बात है कि जब हम लोग 21 तारीख को पहुंचे, उन्होंने सब तरीके से हमारी चीजें मान ली, चाहे वो चाल थी लेकिन मान ली। इससे पता चलता, उन्हें पता चल गया कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम एकत्रित हो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। और अब जितने भी लोग इकट्ठे हुए, उससे ज्यादा लोग इकट्ठे और होंगे। तो ये सारे बहुत बेनिफिट हुआ। और बेनिफिट ये हुआ कि जो लोग ये हम लोग को गलत समझ रहे थे, जिन लोग को ये लगता था कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन और जो इस बार नहीं आ पाए थे, चाहे डर के कारण, अपने वर्क शेड्यूल के कारण, या सोच रहे होंगे इस बार और देखते हैं, अब वो भी तैयार हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा अच्छा सबूत है, सकारात्मक वो है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग माला पहन के गए। हालांकि माला सारा मुद्दा नहीं था, ना ही है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये हमारे फेवर में हुआ, हो रहा है। और एक जैसे मैंने कहा कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन सामने निकल कर आया है। फिर कितने लोग कहते हैं कि ये कि इस मुद्दे के अंदर ये जो संचालक लोग हैं, जो लोग भी पहुंचे, इनको खुद ध्यान की आवश्यकता है। ये क्या ध्यान कराएंगे, क्यों ध्यान का क्या मतलब होता है? यदि कृष्ण को बांसुरी की जगह बांसुरी बजानी पड़े, रास की जगह रास करनी पड़े और चक्र की जगह चक्र उठाना पड़े, तो सन्यासी को भी उठाना पड़ेगा। यदि वो ओशो की संपत्ति के साथ, ओशो की धरोहर के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो किसने डेफिनेशन दी कि ध्यानी को आवाज नहीं उठानी चाहिए? ये कुछ लोग जो न 3 में है न 13 में, जो मजे ले रहे हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते, डरपोक किस्म के लोग हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके गुरु के साथ, उनकी धरोहर के साथ खिलवाड़ हो गया और वो लोग मजे ले रहे हैं। भाई, किसने कहा कि ध्यानी आवाज नहीं उठाता था? कि ओशो कृष्ण से बड़ा महायोगी कौन हुआ है? शिव से बड़ा तपस्वी कौन हुआ है? आदि गुरु कौन हुआ है? क्या शिव ने लाश से किया प्रेम पूर्वक? तो क्या तांडव नहीं किया? कृष्ण ने यदि बांसुरी बजाई तो क्या कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ा? तो इस डेफिनेशन को सोशल मीडिया में मत करिए कि ये ध्यानी लोग नहीं हैं, ये ध्यान के बारे में क्या जाने, दंगाई हैं। ये आपकी परिभाषा गलत है। ध्यानी संतुलन में जीता है। कम से कम ओशो का सन्यासी जो जोरबादी बुद्धा का है, वो संतुलन में जीता है। ये लांछन मत लगाइए कि संचालक लोग क्या जाने, ये ध्यान खुद क्या करेंगे, ये तो खुद दंगाई लोग हैं। संचालक ध्यानी है, इसीलिए जागा हुआ है, होश पूर्वक है, वो समझता है क्या सही है क्या गलत है। और ओशो के सन्यासी होने का मतलब है, ओशो खुद कहते हैं, सही को सही कहने का साहस, गलत को गलत कहने का साहस यदि आप में है तो आप सन्यासी हैं। यदि आप में ऐसा जोश नहीं है तो आप सन्यासी नहीं हैं। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप लोग सन्यासी नहीं हैं, क्योंकि आप लोग साथ देने के बजाय पहले कोशिश करिए मुद्दा क्या है, आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ऐसे लांछन मत लगाइए। तो ये उन लोगों के लिए जवाब था।
उसके बाद कुछ लोग कहते हैं लोग तो इतने सारे थे, पहुंचे क्यों नहीं। जाहिर सी बात है कि काफी लोगों तक, जैसे मैंने कहा, वो ओशो के ऑडियो वीडियोस तक संबंधित हैं, उस पचड़ में पढ़ना ही नहीं चाहते। तो उनको लगता है कि नहीं, जो कम्यून वाले करते हैं वो ठीक करते हैं। तो उन्होंने उन तक वही पिक्चर पहुंची जो कम्युन वालों ने सेंड करी है। तो मुझे लगता है आज जो मेरी वीडियो का उद्देश्य है सारे मसले को, मुद्दे को साफ करने का, वो आप तक पहुंचेगा और मेरी उम्मीद है आप इसको शेयर भी करें। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं पहुंचे, लोग कम इसलिए पहुंचे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था हम इकट्ठे हो रहे हैं, एक बात। दूसरे वो लोग नहीं पहुंचे जो बहुत डरपोक है, और मैं पूरे डंके की चोट पे कहता हूं, क्या ओशो के परिवार वाले लोग भी हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, ओशो के समय के हैं, वो लोग नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि नाम खराब हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि अरे क्या मिल जाएगा हमको, ओशो तो मिले हुए हैं। या कुछ लोग जो गुरु बन के बैठे हैं वो सोचते हैं कि फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी। ऐसे डरपोक लोग नहीं पहुंचे। उसके साथ साथ बहुत सारे वो लोग नहीं पहुंचे जिन्होंने पहले की हमारी वीडियोस देखी। हुआ क्या कि कुछ 10-15 लोग, 20-25 लोग, 50 लोग के साथ हम लोग पहले भी पहुंचे हैं। आप लोग जानते हैं ओशो प्रेमी, चाहे वो गुरु पूर्णिमा पे हो, ओशो के बर्थडे पर हो, तो जब उन्होंने देखा मां धर्म ज्योति हैं, चाहे उस समय चैतन्य कीर्ति जी हैं या गोपाल भारती जी हैं या अन्य लोग हैं, दरवाजा बंद कर दिया गया, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ, पुलिस आ गई, तो बहुतों के मन में यह था इस बार भी कुछ नहीं होगा और ये हमारा अपमान होता है। तो बुज़दिल लोग उस चीजों को देखकर भी कि चलो हमको नहीं जाना चाहिए, वो लोग भी नहीं आए। तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे हमारा तो कम्यून में आना जाना है ना, तो हम क्यों अपनी उनसे बिगाड़े, कल को हमको भी बैन ना कर दें। तो बैन के डर से भी बहुत लोग नहीं आए। तो ये सारे जवाब उनके लिए हैं जो लोग हमको कह रहे हैं कि देखिए आपको, आपके लोग साथ नहीं दे रहे। अरे तुम ही साथ नहीं दे रहे, तुम ओशो के प्रेमी होके, फॉलोअर होके ऐसी बात कर रहे हो, तो खुद सोचना चाहिए कि तुम लोग क्यों नहीं आए। और अगर नहीं आए तो कम से कम अच्छी चीजें फैलाइए, सकारात्मक चीज फैलाइए। अगर आप लोग ही ऐसी बातें फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जब खुद मजा लेंगे तो दूसरा तो इंसान इस बात के लिए उंगली उठाएगा ही उठाएगा। तो इस बात पे आपको शायद उत्तर मिला होगा कि ये दंगा, जिसे आप दंगा कह रहे हैं और जिसे हमको दंगाई, वो दंगा नहीं था, समागम था। हम दंगाई नहीं, हम लोग तो सिर्फ ओशो के प्रेमी हैं जो जाना चाहते थे किस तरह कम्यून के अंदर के लोगों ने हमको धोखा दिया और किस तरह की पूरी पिक्चर बदल दी, और जो प्रस्तुत किया उसको दंगा नाम दिया। वो वरुण कौन था? वो वरुण दंगाई नहीं था। ये भी मैंने क्लियर किया, वो कौन कौन से रूल थे जो ये चला रहे हैं और वो क्यों चला रहे हैं, ये सारा भी उत्तर मैंने दिया। और वो वीडियोस में ओशो की कोट और वीडियो के साथ अवेलेबल है। आशा है संक्षिप्त में मैंने बात रखने की कोशिश की है, फिर भी बहुत सारी बात छूट गई हैं। यदि मुझे लगेगा तो मैं इनको फिर पूरा करूंगा। इस वीडियो को प्लीज देखें और अधिक से अधिक ओशो के प्रेमियों तक पहुंचाएं ताकि तस्वीर साफ हो सके। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन आप एटलीस्ट उसको देखें, समझे इस वीडियो को और उस लिंक को। ओशो अपने आप में पर्याप्त है बात क्लियर करने के। बस मैं इतनी विनती करता हूं, आधी अधूरी बात को पूरा ना समझे। जो मैं हमेशा कहता हूं, आधी अधूरी बात हमेशा जड़ पैदा करती है विनाश की। तो यदि आप में हिम्मत है, पूरा सुनिए, पूरा देखिए, खुद निष्कर्ष निकालिए और ओशो के लवर होके एक दूसरे पे लांछन मत लगाइए। ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है ओशो की धरोहर को खराब करने का। ये जो तस्वीर उभरी है ये 22 तारीख की उनके कारण उभरी है। 21 तारीख को सब कुछ मौन में रहा और मैं तो चाहता हूं आने वाले समय में हमें और साधक और प्रेमी और फॉलोअर मिलेंगे ताकि हम इन सारे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठा सकें और हम वो जो ट्रस्टी के नाम पे वो जो भी गैर कानूनी चीज हो रही है हम ट्रस्टी बदल सकें और हमें जीत हासिल होगी। बस हमें आपका साथ चाहिए और साथ तभी होगा जब आप सकारात्मक होंगे और इस चीज को पूर्ण धैर्य के साथ देखेंगे, एक सकारात्मक होंगे। सिर्फ अपने घर में कैद होकर नहीं बैठ जाएंगे कि भाई हमें तो ओशो किताबों में, पुस्तक में मिल गए, क्योंकि बात सिर्फ आज के लिए नहीं है, आने वाले समय के लिए है। ओशो की पुस्तकों के साथ छेड़छाड़, जगह के साथ छेड़छाड़ हम तो देख गए। कुछ लोग कहने अरे हमने तो सब कुछ कर लिया, तो वो उस मेंटालिटी के लोग भी हैं। प्लीज वो लोग बाहर निकले, अपने तक सीमित नहीं रहे। ये नहीं कि हमारे घर में आग नहीं लगी तो क्या हुआ, अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी तो दूसरा घर आपका भी है। इस बात को प्लीज आप लोग समझिए। ये नहीं कि हमने तो ओशो को देख लिया, पढ़ लिया, हम तो सुधर गए, ये पता नहीं क्या कचरा फैलाने में लगे हैं। नहीं, आपको आने वाले समय के लिए भी कुछ करना है। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे फिर विनती करता हूं, थोड़ा सोचिए, समझिए, साथ दीजिए और अपने दिमाग से धुंधलापन को हटाइए, सकारात्मक हुइए और इस बात को शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।